अब इसके बाद आ जाते हैं जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़। ये इसमें क्या कहते हैं कि जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं वो मोस्टली क्या होती है, जेनेटिक होती है। अब जेनेटिक का सिंपली मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट म्यूटेशंस होती है। ये म्यूटेशन कहाँ पर होती है, हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या पाथवेज के अंदर होती है। सही है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहाँ पर होती है, ये न्यूरॉन्स के अंदर होती है या ग्लाइल सेल्स के अंदर होती है। हम बात सीएनएस की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन सेल्स को ही फोकस करेंगे। सही है, जब इनमें म्यूटेशन हो जाती है इन सेल्स में, तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमें न्यूरोनल डिसऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ ये और भी जो होती है वर्स होती जाती है, बैड होती जाती है। अब ये जो न्यूरोनल डिसऑर्डर्स होती है, ये कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है, या तो ये सेल्स में होंगी जिस तरह न्यूरॉन्स है, या ये पार्ट ऑफ द ब्रेन में होते हैं जिस तरह व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन है, या ये ऑर्गेनेल्स ऑफ द ब्रेन सेल्स में होते हैं जिस तरह पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, या माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द न्यूरॉन्स है, या ये मेटाबॉलिक पाथवेज में किसी खास कंपोनेंट्स में होंगे जिस तरह स्पिंडोलिपिडोसिस है, या वेरी लार्ज चेन फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म में। और यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट्स आएगा वो तो या सिंथेसिस में आएगा, सही है, सिंथेटिक पाथवे में आएगा, या डिग्रेडेशन पाथवे में आएगा। सही है, ज़ाहिर बात है यहाँ पर सिंपली इशारा है कैटाबॉलिज्म इन एनाबॉलिज्म को। एनाबॉलिज्म सिंथेटिक पाथवे होता है और कैटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन पाथवे है। तो फिर इन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं न्यूरोनल स्टोरेज डिजीज़ की। सही है, इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक डिजीज़ होती है, यहाँ पर जो म्यूटेशन हो जाती है, एज़ अ रिज़ल्ट उसकी म्यूटेशन की वजह से फिर स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं बनती, जिसकी वजह से उन एंजाइम्स की लैक की वजह से क्या हो जाता है, जो स्पिंगोलिपिड्स होते हैं यहाँ पर उनकी कैटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ फिर अकोमुलेशंस होती है। सही है, अकोमुलेशंस होती है डिफरेंट स्पिंडोलिपिड्स की। वो अकोमुलेशन क्या-क्या हो, कौन-कौन से स्पिंडोलिपिड्स की हो सकती है, गैंग्लियोसाइड्स की भी हो सकती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की भी हो सकती है और म्यूकोलिपिड्स की भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ प्रॉब्लम्स एक और जगह में भी आता है कि जो न्यूरॉन्स के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड का मूवमेंट होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट साइन सिम्पटम्स मिलती है, जिसमें मेनली मेमोरी लॉस होता है और सीज़र्स यानी डिफरेंट एब्नॉर्मल मूवमेंट्स होती है। सही है, जर्क मूवमेंट्स होती है। इनकी एग्जांपल्स में फिर ये जो न्यूरोनल स्टोरेज डिजीज़ है, इनकी एग्जांपल में टेसेज डिजीज़ आता है, niemann-Pick डिजीज़ आता है एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस आते हैं। दूसरे नंबर पर जो डिजीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की है वो है माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथीज़। इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में या न्यूक्लियर डीएनए में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पाथवे है, जो एटीपीज़ बनाती है यानी कि एनर्जी बनाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये इफ़ेक्ट हो जाती है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जितने भी एनर्जी डिपेंडेंट टिश्यूज़ होती है, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जिस तरह स्केलेटल मसल्स है, लेकिन यहाँ पर हम सीएनएस की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल इग्नोर करते हैं। मेमोरी ब्रेन भी एक एनर्जी डिपेंडेंट ऑर्गन है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, हमें डिफरेंट एब्नॉर्मलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ग्रे मैटर में ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू व्हाइट मैटर। इससे हमें पता चलता है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं या मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूरॉन्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रे मैटर मोस्टली न्यूरोनल बॉडीज़ होती है। मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक डिस्टर्बेंसेस, अब इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है, सही है, ये ब्रेन क्या करते हैं, इसके लिए मेटाबॉलिज्म बहुत अहम प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हाईली एनर्जी डिपेंडेंट ऑर्गन है। इसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? वो मिलती है मेटाबॉलिज्म से, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वो है फूड, यानी कि न्यूट्रिशन है। सही है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? न्यूट्रिशन है। अब इसी वजह से कोई भी न्यूट्रिशनल डिस्टरबेंस पैदा होगी, यानी कि हम कोई ऐसा एसेंशियल फूड हो जो हम नहीं ले रहा हो, उसकी वजह से क्या हो सकती है, हमारे ब्रेन में डिजीज़ पैदा हो सकती है, जिसको हम कहेंगे न्यूट्रिशनल डिजीज़। या इसके अलावा हमारे मेटाबॉलिक स्टेट चेंज हो जाते हैं, या मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगेन हमारा जो स्टेडी स्टेट ऑफ एनर्जी होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ द ब्रेन। सही है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ब्रेन का एक खास रीजन डिस्टर्ब होगा, उस स्पेसिफिक रीजन्स की जो फंक्शंस होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे, जिसको हम डिफरेंट डिजीज का नाम देते हैं। कुछ यूनिक होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ रेयर होते हैं। अब इनको 3 कैटेगरी में इन्होंने स्पेसिफाई किया है, न्यूट्रिशनल डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीज एंड टॉक्सिक डिजीज। सबसे पहले आ जाती है न्यूट्रिशनल डिजीजेस। अब thiamine डिफिशियंसी में क्या कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर thiamine के साथ क्या कर देते हैं, इंटरेक्शन कर देते हैं और उसकी डिफिशियंसी काज कर देते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा कम thiamine लेते हैं, या जो लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कमज़ोर होते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन या गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के बारे में, वो उनके काजेज़ किस तरह हो सकते हैं।
कुछ लोगों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोग गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज करते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करते हैं, जिसके थ्रू हमारा thiamine वापस निकल आता है, जिसकी वजह से हमें thiamine की डिफिशियंसी होती है, या हम कह सकते हैं कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है, जिसके रिजल्ट में बेरी-बेरी डिजीज़ डेवलप हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो डिजीज़ डेवलप होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो है वर्निकी इंसेफेलोपैथी, जिसमें हमारे आई की मूवमेंट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाती है, हमें कन्फ्यूजन होता है और एब्नॉर्मल मूवमेंट होता है जिसको एटेक्सिया कहते हैं। अगर हम फिर भी इसकी ट्रीटमेंट करें तो पॉसिबल है और इसकी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ना करें तो ये लीड करते हैं एक और सीवियर कंडीशन को, जिसको कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक मेमोरी डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें एक बंदे की मेमोरी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। इसके बाद आ जाती है मॉर्फोलॉजी ऑफ द thiamine डिफिशियंसी। इसमें क्या कहते हैं कि जो वर्निकीज इंसेफेलोपैथी होती है, इसमें हमें जो जख्म मिलता है, जो लीजन मिलता है, वहां पर हम किस तरह पहचानेंगे कि वर्निकी इंसेफेलोपैथी की है। वहां पर हेमरेजेस होगा और निक्रोसिस की स्पॉट्स होंगे, और ये मोस्टली कौन सी एनाटॉमिकल रीजन में होगा, हमारे थैलेमस की जो मेमिलरी बॉडीज है वहां पर होगा, और वेंट्रिकल्स के इर्द गिर्द होगा, मोस्ट कॉमनली जो थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है, सही है। वहाँ पर जो वी सेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड होंगे, और जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे उसकी एनलार्जमेंट होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देती है, और वहाँ पर वेसल्स से ब्लीडिंग होती है, हेमरेजेस दिखाई देती है। और यहाँ पर अगेन हीलिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हॉलो स्पेसेस पैदा हो जाएंगे, जिसको हम सिस्टिक स्पेस कहेंगे, और इसके अंदर मैक्रोफेजेस होंगे, जिसने यहाँ की जो हेमरेजेस होंगी, ब्लीडिंग्स होंगी, उसके आरबीसीज को एनगल्प किए होंगे, जिसको हम कहते हैं कि हेमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस, सही है। हेमोसिड्रिन इज द वेस्ट ऑफ आरबीसी। अब जो कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम है उसमें क्यों मेमोरी लॉस होती है, क्योंकि इसमें हमारे थैलेमस की जो डोर्सल न्यूक्लियस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मेमोरी का प्रॉब्लम आ जाता है। अब आ जाता है विटामिन B12 डिफिशियंसी। इनमें तो सबसे पहले बात ये कि एनीमिया काज करते हैं, ज़ाहिर बात है कोबालामिन डिफिशियंसी लीडिंग टू एनीमिया, लेकिन ये सीएनएस से रिलेटेड नहीं है, तो अलबत्ता हम इसको आज अभी के लिए छोड़ लेते हैं। सीएनएस के लिए ये जो डिजीज काज करती है उसको हम नाम देते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड। इसको ये नाम क्यों देती है, क्योंकि इसमें हमारे स्पाइनल कार्ड की जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ये दोनों डैमेज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमें कुछ साइन सिम्टम्स मिलती है, जिसमें सबसे पहले आता है मोमेंट डिस्टर्बेंस यानी कि एटेक्सिया, और हमारी लोअर लिम्ब में नमनेस हो जाती है और टिंगलिंग हो जाती है, यानी कि इस तरह स्पाइक जैसे नुकीली सेंसेशन हमें आती है, सही है। इसके अलावा हमारी लोअर लिम्ब की मसल में स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है, और इसके अलावा वीकनेस हो जाती है हमारी लोअर लिम्ब की मसल्स की। लेकिन जब तक इसकी पैराप्लीजिया नहीं हुआ होता तो ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ये इसमें पैराप्लीजिया होता है। इसके ट्रीटमेंट हमें हम यही विटामिन दे देते हैं, विटामिन B12। लेकिन जब पैराप्लीजिया का कंडीशन आ जाता है, सेवियर हो जाता है, तो इसकी ये बात जो होता है इसका रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। अब आ जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल यानी कि अमाउंट ब्लड में कम हो या बहुत ज़्यादा हो, या हमारे लिवर अच्छी तरह फंक्शन ना करता हो, मतलब लिवर इम्पेयरमेंट में से है, तो हमारे साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म कौन करता है, हमारा लिवर ही करता है। तो इसमें 3 चीज़ें इन्होंने डिस्कस की है, सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया, फिर हाइपरग्लाइसीमिया, और आखिर में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो हाइपोग्लाइसीमिया में ये लोग क्या कहते हैं, ब्रेन जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए, और ये एनर्जी किन प्रोसेस के थ्रू हासिल होती है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कम होता है इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और जब इसका लेवल कम होता है ब्लड में तो हमें एनर्जी कम मिलेगी। जब एनर्जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की को कम मिलेगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिस तरह ग्लोबल इस्कीमिया में होता है। जब ब्रेन सेल को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, अच्छी एनर्जी नहीं मिलती है, तो मोस्टली जो हाइपोकैम्पल रीजन होता है सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो सेरेब्रल परकिंजी सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेफ होते हैं, सही है, रिलेटिवली सेफ होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, डैमेज होते हैं, लेकिन हाइपोकैम्पल से कम, सही है। और जब ये इस्कीमिया या ये प्रोसेस हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट जितने पार्ट्स ऑफ द ब्रेन होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जिस तरह एनोक्सिया में होता है, यानी कि इस्कीमिया में से है। एनोक्सिया इज आल्सो द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद आ जाता है हाइपरग्लाइसीमिया की, जब हमारे पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस होता है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल
एक्सीड कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ये किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड है? कीटोएसिडोसिस के साथ होते हैं, इन हाइपर अस्मोलर कोमा के साथ। अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाती है, सही है। हाइपर अस्मोलर कोमा की वजह से क्या हो जाता है कि जब हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सही है, ये लेट से हमारे क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज का अमाउंट है, सही है, बहुत सारा है, सही है। और बाहर यहाँ पर क्या है, सेल्स है। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं बहुत ज्यादा राइज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल्स के अंदर जो वाटर होते हैं ये रश कर जाते हैं यहाँ पर, से है, ताकि यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी को कम कर सके। ये एक जनरल फिनोमेना है, सही है, यूनिवर्सल फिनोमेना है, जिसकी वजह से इन सेल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस बंदे को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, स्टूपर होता है, और आखिर में इनकी सेल्स की डेथ भी हो सकती है और उस बंदे की भी हो सकती है। अब इसको हम अगर ट्रीट भी करेंगे तो स्लोली ट्रीट करेंगे, यानी कि इसको हम नॉर्मली थोड़ा थोड़ा क्या साल्ट देंगे या इस तरह पानी देंगे, से है, क्विकली नहीं देंगे। अगर हम इसको क्विकली देंगे तो फिर क्या हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, जो कि एक और डेंजरस कंडीशन डेवलप होगा। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या कहते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया की अमाउंट हो जाती है तो ये हमारे लिवर के फंक्शन को कम करती है। जब बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ये भी लिवर के फंक्शन को कम करता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये भी हमारे लिवर का फंक्शन डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो उसमें मॉड्यूलेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें जो साइन सिम्टम्स मिलती है उसमें सबसे पहले आ जाती है प्लेपी ट्रिमर्स। ये अब प्लेपी ट्रिमर्स किसे कहते हैं, तो हम एक बंदे को कहते हैं कि आपने अपने हाथ इस पोजीशन में रखने हैं, सही है। जब वो इस पोजीशन में रखेगा तो इनके हाथ जो होते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह के डायरेक्शन में क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेपी ट्रिमर्स कहते हैं। अब प्लेपी ट्रिमर्स के अलावा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कॉन्शियसनेस में डिक्रीज आएगा, बंदा सोया सोया लगेगा। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सेवियर हो जाता है तो कोमा में भी बंदा चला जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है, क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि अमोनिया की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो यूरिया साइकिल के थ्रू होता है और वो हमारा लिवर करता है। अब ब्रेन के अंदर जो अमोनिया की मेटाबॉलिज्म करते हैं वो एक एंजाइम है जिसको कहते हैं ग्लूटामिन सिंथेटेज, और ये एस्ट्रोसाइट सी रिलीज करते हैं, सही है। जब अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे ब्रेन की जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लूटामिन सिंथेटेज बना देते हैं, जिसकी वजह से उसका ओवर फंक्शनिंग होता है। तो जो एस्ट्रोसाइट्स हमारे बेसल गैंग्लिया में होते हैं और सेरेब्रम में होते हैं, उनका ओवर फंक्शन की वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो ये स्वेल कर जाती हैं और इनकी न्यूक्लियाई भी पेल न्यूक्लियाई बन जाती हैं, यानी कि इनका कलर डिक्रीज हो जाते हैं। जो किस तरह दिखाई देते हैं, जिस तरह अल्जाइमर होता है, इसी है, और इसको हम अल्जाइमर टाइप 2 सेल्स भी कहते हैं। टॉक्सिक डिसऑर्डर, सही है, ये एक्चुअली न्यूरोटॉक्सिन्स के बारे में बताते हैं। ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे ब्रेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं जब ये एक्सेस में हो जाते हैं, सही है। अब इनमें सबसे पहले क्या थे, डिफरेंट मेटल, जिस तरह लीड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया। कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जिस तरह ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है जो पेस्टिसाइड्स में यूज होते हैं, डिफरेंट यूरस वगैरह में। इसके अलावा जो अल्कोहल है, मिथानॉल, ये क्या करती है, ये हमारे रेटिना पर अटैक कर देते हैं और हमारे रेटिना को डैमेज करके ब्लाइंडनेस काज करता है, सही है। इसके अलावा डिफरेंट पोल्यूटेंट जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, हमारे जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है और हमारा जो ग्लोबस पिलाइटस होते हैं उनको स्पेशली नुकसान पहुंचाता है, सही है। स्पेसिफिकली इन्होंने इथेनॉल के बारे में बताया है कि ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम काज कर देते हैं और इसकी वजह से हमारे ब्रेन स्वेल कर देते हैं, उसमें एडिमा हो जाते हैं और हमारे ब्रेन सेल्स की डेथ भी हो सकती है और हमारे ब्रेन सेल की एक पार्ट की भी डेथ इसकी वजह से हो सकती है। एनुअली क्या कहते हैं कि 1% ऑफ द पीपल जो एथेनॉल लेते हैं उनमें 1% ऑफ द पीपल में क्या होता है कि जो सेरेबेलम है वो डिसफंक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रंकल एटेक्सिया हो जाते हैं, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, हिप बोन्स है, शोल्डर्स है, इनके मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती है। अनस्टेडी गेट्स, यानी कि इनका जो वॉकिंग होता है इनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, शेकिंग वॉकिंग होती है, निस्टेगनेस, आई की मूवमेंट में इनके डिस्टर्बेंस आ जाती है। और इसके अलावा जो हमारा सेरेबेलम है उसके इंटीरियर वर्मस में एट्रोफी हो जाती है, उनका साइज डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके बारे में ये कहते हैं कि पहले जो है हमारे ब्रेन ट्यूमर्स की थेरेपी के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है, लेकिन इसकी कुछ टाइम बाद, जिस तरह महीनों बाद या ईयर्स बाद, क्या हो जाता है कि उस बंदे को जिसको आयोनाइजेशन से ट्रीट किया गया है उसको हेडेक शुरू हो जाते हैं, नोजिया शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग एंड पेपिलेडिमा, यानी कि जो उसका अपटेक्टस होता है उसमें क्या हो जाते हैं, एडिमा आ जाती है, सही है। और इसके अलावा उसकी ब्रेन को अगर हम देखें उसमें कोआगुलेटिव निक्रोसिस हमें दिखाई देगा, स्वेलिंग्स यानी कि एडिमा होगा और उनकी ब्रेन की जो विसल्स होंगे उसमें
थिकनेस आ जाएंगे, सही है, विसल्स के वॉल में। और जब हम इसके विसल्स के वॉल को थिकनेस के लिए चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलती है, फेब्रिन मटेरियल्स मिल जाती है।